नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कांग्रेस वर्कर्स को अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बचे हुए 91 शहरी निकाय और 13 जिलों के पंचायती राज चुनावों के बाद ही जिलों में राजनीतिक नियुक्तियां होने के आसार हैं। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अभी कुछ महीने और इंतजार करना होगा। राजनीतिक नियुक्तियों के लिए कांग्रेस के संगठन स्तर पर कवायद लगभग पूरी है। कई महीनों पहले ही विधायकों से जिलों की राजनीतिक नियुक्तियों के लिए नाम मांगे गए थे, लेकिन निकाय पंचायत चुनाव की वजह से कांग्रेस वर्कर्स का इंतजार और लंबा होने वाला है। देखते हैं संकट में सियासी नियुक्तियां। कांग्रेस वर्कर्स का राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कब होगा खत्म? जिला ब्लॉक स्तर के राजनीतिक नियुक्तियों में अब फिर देरी के आसार। ब्लॉक और जिला स्तर की जो नियुक्तियां हैं उसका हमने खाका तैयार कर लिया था, लेकिन चूंकि ये नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव नहीं हुए थे, क्योंकि इनमें से बहुत ऐसे हैं जिनको प्रधानों को, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के पार्षद, उनकी नियुक्तियां उसमें होता है कि भाई वो नेसेसरी हैं, उनमें से ही लोगों के नाम देने, तो इसलिए वो नहीं दे पाए थे। करीब 40,000 कांग्रेस वर्कर्स को है राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार। बचे हुए निकाय और पंचायत चुनावों के बाद ही होगी सियासी नियुक्तियां। राजनीतिक नियुक्तियां तो ये मुख्यमंत्री जी और आला कमान का विषय है। मैं समझता हूँ वो इसके ऊपर एक्सरसाइज कर रहे होंगे। पंचायती राज और निकाय चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेताओं को नहीं मिलेगी सियासी नियुक्ति। तेरह जिलों में पंचायती राज और 90 शहरी निकाय के चुनाव के बाद ही होगी राजनीतिक नियुक्तियां। राजनीतिक नियुक्तियां देने के लिए कार्यकर्ताओं की सूचियां कई महीनों से तैयार। निकाय पंचायत राज चुनाव की वजह से अटकी राजनीतिक नियुक्तियां, संकट में सियासी नियुक्तियां। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल आज चर्चा के लिए जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। रामनारायण मीणा जी कांग्रेस विधायक हैं, पंकज मीणा जी बीजेपी नेता हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। श्याम जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। एक कहावत है जो निजी तौर पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। कानी के ब्याह में 900 जोखिम। ये जो 900 जोखिम है वही रोक रहे हैं कानी का ब्याह। देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री की हैसियत, मुख्यमंत्री का महत्व जब तक राजनीतिक नियुक्ति नहीं हो जाती और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता और संगठन में जिस प्रकार से कार्यकारिणी को लेकर के और जिला अध्यक्षों को लेकर के नहीं हो जाता, महत्व फिर कहाँ रह जाता है। रामनारायण जी को पता है कि मुख्यमंत्री अपना महत्व बनाए रखने के लिए ये सब डिले हो रहा है। आप देखिएगा, आप देखिए चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो गई कब से, और अब आप सही बात है कि 20 जिलों में 90 शहरी निकाय के चुनाव की घोषणा शायद आज हो सकती है, आचार संहिता लग जाएगी तो 20 जिले तो ये प्रभावित हो गए। उसके बाद में 12 जिले जिला परिषद के होंगे, जहां पर जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव होंगे। तो फिर ये बात सही है कि देखिएगा, कार्यकारिणी को लेकर के तो अंतिम डिसीजन होना है और केवल एआईसीसी के पास जाना और डिक्लेरेशन होना है, लेकिन उसमें भी बड़ी पेच की स्थिति है कि संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री का बने, या देखिए मैं गोविंद सिंह डोटासरा जी को सुन रहा था कि ये तो मुख्यमंत्री का मामला है, संगठन का मामला महत्वपूर्ण है, संगठन का प्रदेश अध्यक्ष और नहीं, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों के दो फायदे होते हैं श्याम सुंदर जी। देखिए, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि 2013 के चुनावों के बाद सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो पूरी जी जान से पहले दिन से जुट गए थे। अब 5 साल जिन्होंने मेहनत की, उन्हें लगा कम से कम हमें जीने के 4 दिन मिलेंगे, वो घट के अब 2 दिन पे आ चुके हैं, क्योंकि 2 साल तो सरकार के निकल गए। कहने का मतलब यह है कि जब 2023 में आप चुनावों में जाएंगे तो ये उतने एक्साइटेड और उतने मोटिवेटेड नहीं दिखेंगे जो 2013 में सचिन पायलट कर ले गए थे, सिर्फ इन राजनीतिक नियुक्तियों में डिले की वजह से। देखिए स्वप्निल जी, एक बात और बताना चाहता हूं कि 3 साल के लिए नियुक्ति होती है। अगर कर दी गई होती 2 साल पूरे होकर के एक साल बाद तो नई लोगों को दे सकते थे नियुक्ति। हाँ। तो आप उन कार्यकर्ताओं को तो आपने हक छीन लिया
क्योंकि आप देरी से करेंगे तो उन कार्यकर्ता, एक बार जो नियुक्ति पा लेता वो अपने आप को मजबूत समझता है और आप काम करने फील्ड में जो काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, कार्यकर्ताओं का काम करने का स्तर भी नीचे से हो जाता है। अगर कोई राजनीतिक नियुक्ति पा लेता है तो वो नीचे स्तर पे काम कर लेता है। राजनीतिक नियुक्ति वाले व्यक्ति को प्रभावशाली मानते हैं अधिकारी, उन्हीं की बात मानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है तो ये निश्चित रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है, इसके कहने से काम नहीं करेंगे तो शिकायत होगी। तो देखिए सक्रियता बढ़ती है और सक्रियता बढ़ाने के लिए आपको राजनीतिक नियुक्ति कर दीजिए या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दीजिए या आप पदाधिकारी बना दीजिए। तो सही बात कहा आपने, 40,000 कार्यकर्ताओं को कामकाज मिल जाएगा। आपने आधी फौज तो यही कम कर ली इस देरी की वजह से। जैसा कि आपने कहा 3 साल के लिए नियुक्तियां होती हैं, बाद में उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, नहीं तो नए चेहरों को लाया जा सकता है। आधी फौज तो आपने 2 साल में ही खत्म कर दी। रामनारायण जी आपके पास आ रहा हूं। रामनारायण जी, एक बड़ी खबर रही, बाल आयोग के अध्यक्ष के पास एक बच्ची पहुंची और उसने कहा कि मेरी फैमिली, मैं अभी पढ़ना चाहती हूं, खेलना चाहती हूं, लेकिन मेरी फैमिली शादी करवाना चाहती है। फैमिली को बुलाया और ये पिछले 24 घंटे के भीतर ही खबर आई है, मुझे पूरी उम्मीद है आप तक पहुंची होगी। ये महत्ता हो सकती है, ये डिलीवरी हो सकती है आयोगों की, लेकिन आयोगों में देखिए आप नियुक्तियां अटकी पड़ी हैं। महिला आयोग में कौन है? कोई नहीं। मानवाधिकार आयोग में कौन है? अल्पसंख्यक आयोग में कौन है? SC ST आयोग में कौन है? देखिए राजनीतिक नियुक्ता होना चाहिए, रीजन्स कुछ भी हो, उससे प्रशासन में थोड़ी सक्रियता आती है, वर्कर्स में भी मनोबल बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन परिस्थितियां कुछ भी हो रही हो, ये जिस प्रकार से पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ उसके तहत अब फूंक फूंक के कदम उठाने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जहाँ तक मंत्रिमंडल का सवाल है, एक दफ़ा शिवचरण जी माथुर ने 7 मंत्रियों से 2 साल तक काम चलाया था। वो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रभावी ढंग से काम चलना चाहिए और प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल बनना चाहिए वो बनना चाहिए। वो बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कैसे बन रहा है? देखिए ना, आम लोगों को भी तो दिक्कतें आ रही हैं। जैसे बाल आयोग की अध्यक्ष तक एक खिलाड़ी पहुंची। अब मान लीजिए, आप जानते होंगे प्रदेश के कुछ दिव्यांगजन हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए निशक्तजन आयोग में कोई होता तो उन तक पहुंचना आसान होता, मंत्री जी तक पहुंचना उतना आसान नहीं होता है, 3 एक्स्ट्रा कदम चलने पड़ते हैं। आपके इस डिले से खामियाजा आपके कार्यकर्ता तो भुगत ही रहे, लोग भी तो भुगतेंगे ना। रामनारायण जी, ये आपकी बात, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है और आपकी बात लीडर सुन ही रहे होंगे। हम तो इसी भावना के हैं कि राजनीतिक नियुक्तियां शीघ्र होना चाहिए, संगठन में मजबूती आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपकी बात का तहे दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन परिस्थितियां जो बनी हुई है उन परिस्थितियों में जिस प्रकार से पिछले दिनों जो आरोप लगा, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री का दूसरों का, वो बहुत अजीब स्थितियां पैदा हो गई थी। उसको धीरे धीरे सब सेट आउट हो जाएगा और राजनीतिक नियुक्तियां भी, ये शायद 1 महीने बाद जब चुनाव खत्म हो जाएंगे निकाय के, तो राजनीतिक नियुक्तियां निश्चित तौर पर कर दी जाएगी। ठीक है। पंकज जी, मैं समझना चाहूंगा कि आज का जो विषय है वो देखिए, वो सीधे तौर पर तो आपसे ऐसे नहीं जुड़ता कि आप कोई सरकार का हिस्सा तो है नहीं, और दूसरा ये सरकार और उनकी पार्टी से जुड़ा मसला है, लेकिन फिर भी इस मसले को बीजेपी किस नजर से देख रही है, क्या देख रही है इसमें? सुप्रीम जी, जब से राजस्थान में गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार बनी है तब से लगातार इनके जो शीर्ष नेतृत्व है राजस्थान के, उनमें आपस में खींचातानी चल रही है। जग जाहिर बात है, क्योंकि आपने पिछले 2 साल में देखा, 1.5 महीने तक होटलों में से सरकार चलाई। तो मुझे ये लगता है कि इनके जो आप बड़े नेताओं की खींचातानी है, उसका खामियाजा न केवल जनता भुगत रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं भुगत रहे हैं। आप ये देखिए, जैसे अभी डोटासरा भी कह रहे थे, डोटासरा साहब भी कह रहे थे, रामनारायण जी मीणा साहब भी कह रहे थे, अभी भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खेमों में बटी है। किस खेमे के बनाना और किस खेमे का बचा के रखना है, उसको छोड़ के रखना है, इस जद्दोजहद के अंदर पूरी कांग्रेस वर्तमान में लगी हुई है। परंतु दिक्कत यह है कि खामियाजा भुगत रही है जनता आज सबसे ज्यादा। जैसा आपने एक उदाहरण दिया है, खिलाड़ी का दिया, वो बाल आयोग के पास गया। मैं कहता हूं कि आज अगर किसी दलित के पास उत्पीड़न होता है तो वो कहां जाएगा? आज किसी जनजातीय व्यक्ति के साथ में किसी तरह की शिकायत होती है, वो कौन से आयोग में जाके शिकायत करेगा? अगर कोई खिलाड़ी आज बात करना चाहता है कि अपने खेल से संबंधित कोई अच्छे सुझाव देना चाहता है, क्रीड़ा आयोग ही नहीं है हमारे यहाँ पे।
यही स्थिति अल्पसंख्यक आयोग की है। नहीं, पर खेल आयोग तो आपके समय भी नहीं था, कैसी बात कर रहे हैं आप? आयोग आज नहीं होने के कारण से खेल आयोग तो आपके समय भी नहीं था, कहां था? विकास के काम रुके हुए हैं। और जी, खेल आयोग आपके समय कहां था? खेल आयोग क्या था? खेल परिषद की बात कर रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे खेल परिषद के नाते हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे अपना कार्यकाल काम किया है। तो इस प्रकार के तमाम जो विकास की चीजें होती है वो रुकी है। और कहीं ना कहीं स्वप्निल जी, मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक जो कानून व्यवस्था है, उसमें विश्वास नहीं है। वो एक तरह से तानाशाह के रूप में काम करना चाहते हैं। उनको पीसीसी का अध्यक्ष भी इस बारे में मैंने भी 2-3 बातें जो रीड की मैंने पिछले कुछ दिनों में बोला कि एक अजीब सा डिसबैलेंस नजर आ रहा है पावर को लेकर। अब हो सकता है पार्टी को उसमें अपनी भलाई नजर आ रही हो तो वो उसको ले सकती है, वो उनका निजी मसला भी होगा। लेकिन श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम झंझावत और तमाम जंग से गुजरने के बाद, मतलब अंदरूनी जंग से गुजरने के बाद, पार्टी आलाकमान की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में कोरम अधूरा रहा, बात दूसरी बैठक की तरफ सर की, वहां पर भी बात नहीं बनी। अब जब अहमद पटेल नहीं है, उनका डिमाइस, तो इसका कहने का मतलब यह है कि इन नियुक्तियों को लेकर कुछ सवाल तो अनुत्तरित अभी और लंबे वक्त तक रहेंगे। देखिए स्वप्निल जी, बात सही है कि अंबिका सोनी को लाने की बात हो रही है अहमद पटेल की जगह। हाँ? इसके अलावा हाईकमान जिस तरह का पहले सशक्त और मजबूत हुआ करता था, आज वो स्थिति में नहीं है। अगर हाईकमान राहुल गांधी को फुल फ्लेज तरीके से अध्यक्ष पद मिल जाए तो वो सक्रियता हो जाएगी। अब सक्रियता नहीं है। सोनिया जी बुजुर्ग हैं, बीमार है उनकी सक्रियता, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए। अब आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, अहमद पटेल को कोरोना हो गया, आपके माकन को कोरोना हो गया, तो सब चीज डिले हो गई। खुद सचिन पायलट कोरोना से पीड़ित हो गए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है। लेकिन ये बात है, संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो देखिए हाईकोर्ट बार बार कह रहा है आयोगों की नियुक्ति कीजिए। अब देखिए, आप मानव अधिकार आयोग नहीं है, केवल मेंबर से काम चला रहे हैं। वो भी बीजेपी के जमाने का बना हुआ था, वही चल रहा है। वो कार्यकारी अध्यक्ष है। अभी सूचना आयोग की नियुक्ति कर दी, सूचना मुख्य आरपीएससी की नियुक्ति कर दी, वहां कहीं आड़े नहीं आया। वहां कुछ आड़े नहीं आया। इंटरेस्टिंग, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। जहां करनी थी वहां तो कर दी, तो इसका मतलब है जहां नहीं कर रहे वहां अभी फिलहाल नहीं करनी। हाँ, जो आज देखिए, आप देखिए कि जहां व्यवस्था आपको चाहिए वो कर दिया आपने, अब नहीं कर रहे। अब बहाने तो बहुत सारे हैं मुख्यमंत्री जी के पास, अगर चाहे सक्रियता बढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट, मुख्यमंत्री जी और बाकी लोगों के विवाद है, ये जग जाहिर है, उसमें दो राय नहीं। दोनों के पास समन्वय कैसे हो, संगठन मजबूत कैसे हो। रामनारायण जी जैसे वरिष्ठ नेताओं को सलाह लेनी चाहिए। वरिष्ठों की कोई सुनता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। तो मैं कह रहा हूं कि आज राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, 40,000 कार्यकर्ताओं को आप सक्रियता के साथ शासन में भी हिस्सेदारी दे सकते हो, संगठन को मजबूत भी कर सकते हो उस बहाने से। और चुनाव आएंगे तो ये सब सक्रिय होंगे तो वोट तो आप ही को ज्यादा मिलने वाले हैं। लेकिन अब क्या उतने एक्साइटमेंट से सक्रिय हो सकते हैं? रामनारायण मीणा जी, आप कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, आप कांग्रेस के तमाम चेहरों के साथ रहते हैं, और तमाम चेहरों में वो चेहरा भी जो अलग अलग गुट का माना जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज की डेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक्साइटमेंट बचा है? वो सिर्फ विचारधारा के स्तर पर विरोध कर रहे हो सकते हैं, लेकिन टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं, यहां तक कि वो इतने हताश हो गए कि अब दिल्ली भी दौड़ नहीं लगा रहे। मतलब आज से 5-6 महीने पहले तक, 7 महीने पहले तक तो दिल्ली जाना चाह रहे थे इस मसले के लिए, लॉबिंग करने के लिए, अब तो वो भी छोड़ दिया, हताश हो गए, आस खो दी। देखिए स्वप्निल जी, 2 दर्जन लोग तो जाके आ गए दिल्ली। ये तो मत तो दिल्ली में सक्रियता बढ़ गई है। लेकिन नहीं, वो अभी एकाएक अभी बढ़ी है, लेकिन आप देखिए उसमें गैप रहा। लॉबिंग को एकाएक 6 महीने के लिए रुक गई थी लॉबिंग इसी कोरोना काल में, जबकि पहले दौड़ा जा रहा था। हालांकि हाँ, रामनारायण जी बोले। मैं शर्मा जी को याद दिलाना चाहता हूँ, ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं है, ये बड़े अच्छे एनालाइजर भी हैं राजनीति के। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं दिल्ली शायद एक दफ़ा किसी काम से गया हूँगा, दिल्ली जाना हमने छोड़ दिया क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनी हैं, हाँ, उसमें हमें सबसे पहले कांग्रेस के धड़ेबंदी के आधार पे काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक है, जिसको सोनिया गांधी ने कहा वो काम करेगा। आज हम देख लीजिए, साधारण एमएलए बन के बैठे इतने वर्षों में, कभी हमारे चेहरे में कुछ देखा आपने? कांग्रेस मजबूत होना चाहिए। आज जिस प्रकार से देश में हो रहा है,
आज हमें नहीं, लेकिन कुछ करने की जरूरत रामनारायण है, जी, क्योंकि देश देखिए की अभी स्थितियां बन भी रही जो हैं, आपकी किसान- अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी तो जी, हम- वो अंतरिम अध्यक्ष हैं। अगर वो अध्यक्ष नहीं भी होती तो भी कांग्रेस पार्टी उनकी बात सुनती। आपके आलाकमान में जो लीडरशिप का एक वैक्यूम बनता दिख रहा है ना, जब तक अपर लेवल पर सॉल्व नहीं होगा, नीचे तो उहापोह की स्थिति रहेगी, और वही तो दिख रहा है। नहीं, वो तो बैरक जी आपको अगले महीने सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, वो परमानेंट अध्यक्ष भी मिल जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जिलों में बिना किसी ग्रुपिज्म के लोगों को पैदा करना पड़ेगा। जो लोग लॉयल हैं, जो सबको साथ लेके चल सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाना चाहिए। बार बार जो टीवी में आता है ऐसे गलत मैसेज जा रहा है, ये इस गुट का है, ये पायलट गुट का है, ऐसो गलत गुट का है, फलाने गुट का। नो, कांग्रेस एक है। आज बीजेपी में कमजोरी आ रही तो इसीलिए आ रही है। मनमोहन, जिस प्रकार से स्थितियां बनी हैं, आपको मुरली मनोहर जोशी बैठे हैं और बैठे हैं, तो ये गुट ग्रुपिज्म जो व्यक्तिवाद का अहम का जो होता है ना, वो खत्म होना चाहिए। और हम तो कांग्रेस लीडरशिप आप क्या नहीं दिख रहा? भी चुके हैं। एक व्यक्ति अभी फिलहाल सबसे अहम है, क्या ये कांग्रेस में नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना रामनारायण जी? जी, वो सब मैं आपकी बात मानता हूँ। इसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं। आप देख लीजिए, नेहरू जी के समय से मैं हूँ। नेहरू जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो हम, ठीक है, लेकिन अब मुझे पंकज जी आपके पास आना है। मैंने कहा पंकज जी, और ये बीजेपी के भी पक्ष में, मतलब किसी को भी थाली में इतनी चीजें सजाकर नहीं मिलती जितनी बीजेपी को मिल जाती है जब भी उनका सामना कांग्रेस से होता है, खासकर पिछले कुछ सालों में। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। सबसे पहले तो स्वप्निल जी, मैं आदरणीय रामनारायण जी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के वरिष्ठ एमएलए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि आज आपने कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन आदरणीय रामनारायण जी को बुला के गलती करी है। रामनारायण जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है और बहुत सज्जन और सुलझे हुए व्यक्ति हैं, परंतु ये तो खुद मंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री के दौड़ के अंदर है, और इनको आज ये कि अपने नेतृत्व के खिलाफ बोल सकते हैं ना अपने संगठन की कोई सही स्थिति आज की तारीख में बता सकते हैं, तो ये कैसे बोलेंगे? और मैं मानता हूं कि रामनारायण जी के जितने संघर्षवान, जितने वरिष्ठ व्यक्ति, इनको मंत्रिमंडल में होना चाहिए, परंतु ये गुटबाजी, कांग्रेस की गुटबाजी ऐसी है कि आज रामनारायण जी जैसा वरिष्ठ व्यक्ति मंत्रिमंडल में नहीं है। तो इसलिए वास्तव में नहीं, कई वरिष्ठ लोग मंत्रिमंडल में जगह पाने से छूट जाते हैं, जैसे आपके टाइम पर घनश्याम तिवारी छूट गए थे, वो भी बहुत वरिष्ठ थे लेकिन छूट गए थे। लेकिन वो फिर वो सरकार का आउटलुक है, वो किसे बनाना चाहते हैं किसे नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको इस बातों का बेनिफिट मिल सकता है, क्या आप उठाने के लिए तैयार बैठे हैं? देखिए स्वप्निल जी, एक ही बड़ी स्पष्ट सी है, मैं आपके चैनल पे भी पहले भी कई बार बोल चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी अपनी एक विशेष शैली वाले राजनीतिक संगठन है। पहली बात, ये अपनी विचारधारा के लिए काम करता है और विचारधारा बहुत स्पष्ट ही है। हम राष्ट्र के सर्वोपरि उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करता है, ठीक है, और इसके लिए कांग्रेस क्या करती है, मैं आ रहा हूं श्याम जी आपके पास, हाँ बोले पंकज जी। हम कतई नहीं जाते, परंतु चूंकि आज राजस्थान में हम विपक्षी दल है, इसलिए जनहित के मुद्दे उठाने और जनहित के लिए जो अन्याय अत्याचार हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको उठाना हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है। और आज जिस प्रकार से आयोगों की, बोर्डों की गठन नहीं करके अशोक गहलोत सरकार जनता के साथ कुठाराघात कर रही है, वो वास्तव में निंदनीय है, शोचनीय है। हाँ, लेकिन पंकज जी अब देखिए, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मीडिया ने इस विषय पर डिबेट बुलाई तो आपकी पार्टी आएगी, राय रखेगी, स्वीकार करता हूं। कोई पत्रकार आपके पास पहुंचेगा और वो सवाल पूछेगा और आप एक बाइट देंगे, वो भी पॉसिबल है। लेकिन इस विषय के लिए आपके पास कोई आंदोलन या आंदोलन की रूपरेखा नहीं है, क्योंकि आप इस विषय को एंजॉय कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं ये स्थिति जितना लंबा खींचेगी आपको उतना फायदा हो जाएगा। नहीं स्वप्निल जी, ऐसा है, देखिए मूल रूप से बोर्डों का, आयोगों का गठन करना सरकार की मूल जिम्मेदारी है और उनको करना ही चाहिए। और ये बात आपके चैनल ने उठाई कि सरकार किस प्रकार से भाग रही है, वास्तव में प्रशंसनीय है। परंतु सरकार के द्वारा जितने कहना चाहिए लापरवाहियां की जा रही है या जनता के साथ अन्याय की जा रहे हैं, पिछले अगर 2 साल से देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय है। हालांकि पिछले 8-10 महीने से जो कोरोना का काल है उसके अंदर एक सीमाएं जरूर है, परंतु फिर भी आपके चैनल ने आज ये विषय उठाया, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूं और साथ में आपके चैनल के माध्यम से
ये पुरजोर मांग करता हूं कि अविलंब ये मंत्रिमंडल का गठन किया जाए, ठीक, अविलंब सारे आयोगों का गठन किया जाए, अविलंब सारे बोर्डों का गठन किया जाए। ठीक है। आप किसी को भी ले आइए। हालांकि ये बात ठीक है कि कांग्रेस के पास में कोई बहुत भले आदमी नहीं है जो सारे बोर्ड और आयोगों का गठन कर सके, पर कम से कम आप गठन करके एक प्रक्रिया तो शुरू करिए। ठीक है, जनता आस लगाए बैठी है। ठीक है। जनता श्याम सुंदर जी चाहती क्या है बोल रहे थे, आप वो बोले, फिर मैं सवाल पूछता हूं। जाए वो कोई सुनवाई हो और हमारा समाधान हो उसका। देखिए स्वप्निल जी, ये पंकज जी जो बार बार कह रहे हैं, वसुंधरा जी ने भी यही हालत की थी। किन लोगों को बनाया था आपको पता है? प्रश्न चिन्ह लगे थे, सब कुछ हुआ था। पंकज जी, आप अपने जमाने को भूल जाते हो। कांग्रेस में लोग नहीं है, आपके पास लोग हैं। कांग्रेस की देखिए, अगर आयोगों का गठन हो जाता है तो आम लोगों को कितना फायदा होता है। आम लोग उनके पास जाके अपनी बात कह सकते हैं और काम होता है। ये बात है, सही बात है। बाल संरक्षण आयोग कैसे बन गया जल्दी से? या आरपीएससी बना दिया आपने सूचना आयोग को बना दिया। अब लोक आयोग की बनाना चाहिए ना, सफाई आयोग बनना चाहिए ना, जिला खेल परिषद बननी चाहिए, आपकी महिला आयोग बननी चाहिए। ये जितने आयोग हैं, उससे आयोगों को तो बनने से उनकी सक्रियता बढ़ती है और कामकाज भी ठीक होता है और सरकार को दिशा निर्देश भी जाते हैं कुछ सीधे अफसरों को। नहीं, लेकिन श्याम सुंदर जी एक बात बताइए, जिस तरह से इंदिरा मीणा एक पोस्ट करती हैं, या जिस तरह से पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत एक मांग उठाते हैं, क्या वो ये नहीं बता रहा कि अब धैर्य जवाब दे रहा है? आप देखिए, ओबीसी, मुस्लिम समाज, दलित वर्ग अलग अलग अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है कि हमारी और कितनी अनदेखी करोगे। मैं कह रहा हूं कि क्या धैर्य जवाब देने नहीं लगा होगा? अब देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार का वातावरण हो गया है मौजूदा स्थिति में, अब चुनाव आ जाएंगे, कहेंगे पहले चुनाव जीता के लाओ, उसके बाद तुम्हारे को महत्व दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया मुख्यमंत्री के ऊपर, अगर ऊपर से हाईकमान और मंत्री अगर इनका संगठन मजबूत होता है तो मुख्यमंत्री को अपने अनुसार काम नहीं करना पड़ता है, संगठन और हाईकमान के अनुसार काम करना पड़ता है। यहाँ विपरीत स्थिति हो रही है। मुख्यमंत्री करेंगे तो होगा, आगे ऊपर वाले कोई कहने वाले नहीं है। इसका मतलब आपको निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को महत्व दीजिएगा, वरिष्ठ लोगों को महत्व दीजिएगा, तो आपकी पार्टी भी बढ़ेगी और अस्तित्व भी सही आएगा। विपक्ष भी आपको प्रहार नहीं करेगा। अब विपक्ष बार बार प्रहार करता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, धरातल पे कुछ है ही नहीं आपके पास, कांग्रेस संगठन ही नहीं है 5 महीने से। तो ये सब चीजें का अभाव है, इसको सुधारना चाहिए। अब रामनारायण जी जैसे वरिष्ठ लोग हैं, इनकी सलाह लेनी चाहिए। तो सोनिया गांधी से टिकट लेके आते थे हमेशा ही, इनको तो पीछे ये पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ये पता नहीं सक्रिय क्यों नहीं है पहले से जितने सक्रिय हुआ करते थे, या बाकी लोगों को भी सक्रिय। रामनारायण जी, कौन रोक रहा है आपको पूर्व की तरह सक्रिय होने से? के अंदर भी अच्छे लोग हैं। नहीं, मैं सक्रिय हूँ। मैं आज भी राजस्थान में सबसे ज्यादा टूर करता तो आप जैसे लोगों की सुनी क्यों नहीं जा रही? चीज अलग है। देखिए, मैं अखबार में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास कोई पद नहीं, साधारण विधायक हूँ। और जैसे पंकज जी ने कहा, मेरे मन में किसी तरह के कोई पद की लालसा नहीं है। मैं शायद कोई आदमी एक दफ़ा चुनाव लड़ने में होता है, मैं कोटा संभाग में कांग्रेसी लीडर्स में सबसे ज़्यादा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबसे ज़्यादा दफ़ा जीत चुका हूँ, और बीजेपी वहाँ गढ़ था उसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ। हालांकि वो कितना सही रहा कितना गलत रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूँ, आज भी खेत पे काम करता हूँ, मुझे अपना मकान खेत पे पसंद आता है। मैं परसों के दिन मेरे खेत पे नजर आऊँगा। मैं सक्रिय हूँ, मैं खेत में भी सक्रिय हूँ, राजनीति में भी सक्रिय हूँ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों से चुनाव लड़ चुका हूँ। ठीक है, एक बता दे, एक जगह से चुनाव लड़ने में पसंद आता है आदमी। आप जैसे लोग कुछ और भी होंगे, उनको सुना क्यों नहीं जा रहा? खुशी है कि कांग्रेस ने मुझे इतना महत्व दिया। ठीक, लेकिन आपकी पहुंच सोनिया गांधी तक है, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब तो वो सुन भी रही हैं, G23 की चिट्ठी के वक्त तो वो सुन भी नहीं पा रही थी, अब तो वो सुन भी रही हैं। आप जैसे लोगों की बातें वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? अब ये मुझे पता नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। सोनिया जी हमारी बहुत बड़ी लीडर है, मैं उनके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। राजीव जी भी सीधी बात करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है यही कमी मेरे में हो कि मैं सबका सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस को मजबूती चाहिए, इससे देश के हित में है, क्योंकि दक्षिणी पंथी ताकतें मजबूत होती जा रही, इसीलिए किसानों को आंदोलन करना पड़ रहा है। मैंने कहा भी है, मैंने चिट्ठी भी लिखी है मोदी जी को कि मैं आपके सामने, मैं भी एक MP रहा हूँ, आप जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले मैं राजनीति में था, आपसे पहले राजनीति में, आपसे पहले चुनाव लड़ चुका हूँ। कृपा करके हमारी सुनिए, ये मत किए किसानों को बरकला रहे। मैं खुद किसान हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फेस टू फेस। उनके पास टाइम नहीं है। हो सकता है प्रधानमंत्री है देश के, अटल जी हमसे बात कर लिया करते थे, ये क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं न कहीं मजबूरी है, वो मजबूरी निश्चित तौर पर उनकी दूर होगी ना, बैठ के बात करें। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी साहब, सब
देखिए ये तो है देखिए मैं कि अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स न चाहे तो उनके पास कोई फटक तो नहीं सकता। बंगाल की एक घटना को अगर मैं छोड़ दूं, कुछ लोग फटकने में सफल रहे तो फिर वही बात तो आसपास कोई नहीं फटक सकता। आदरणीय रामनारायण जी बड़े सज्जन आदमी है, कह तो रहे हैं कि मेरी कोई लालसा नहीं है, पर जबकि मुझे याद है कि जब ये अभी कांग्रेस का घटनाक्रम चला था, 40 दिन होटलों में थे, तब आपके समर्थकों ने आपको तो मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया था। ये बात ठीक है कि आप नहीं बनना चाहते होंगे, परंतु आपके समर्थक आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और जहाँ तक बात है, आप कह रहे हैं कि मैं सुझाव देना चाहता हूँ, तो मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से और जनता के सामने निवेदन करूंगा कि कृपया करके थोड़े बहुत सुझाव मुख्यमंत्री जी को दे दीजिए। आज 2 साल में किसानों की जो आपने दुर्गति कर दी है सरकार ने, और 2 साल के अंदर दलित और जनजाति के लोगों पर जिस प्रकार से उत्पीड़न हुए हैं, कृपया करके आप। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए, मैंने आज की एक खबर कोट की थी जो कि मैंने कांग्रेस से पूछी। आज की एक खबर मैं और कोट कर देता हूं, पंकज जी आप जान लीजिए। कोटा में कुछ किसान लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया, बैरिकेडिंग लगाकर कि फिलहाल नहीं। तो आज ही की खबर है पंकज जी। सेठ जीत रहा है, किसान नहीं, हार बिल्कुल रहे हैं। देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो पुलिस अब इसमें हस्तक्षेप करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो आप आज की घटना बता रहे हैं, इसकी जांच करनी पड़ेगी कि पुलिस ने जबरदस्ती रोका या क्या केवल उनके उसमें भी कोई षड्यंत्र था। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं, खोजिएगा जरूर। श्याम सुंदर जी, क्लोजिंग कमेंट आपका लेना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है। क्लोजिंग कमेंट श्याम जी आज के विषय पर। देखिए स्वप्निल जी, पंकज जी कह रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष है, वहां के प्रतिनिधि हैं किसानों से, वो भी बात कर सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कांग्रेस का भला इसी में है कि शीघ्र राजनीतिक नियुक्ति भी हो, आपके मंत्रिमंडल भी बने और कार्यकारिणी जो बनने हैं और जिला अध्यक्ष भी बनने हैं, जिससे कि आप विपक्ष के प्रहार को झेल सको और अपनी कांग्रेस को मजबूत बना सको। मैं तो ये देता हूं कि बुजुर्गों को फिर से सक्रिय होकर के, बिल्कुल सोनिया गांधी जी को भी बात आज न देखें, मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष तो नए हैं, इसलिए सिर्फ आज न देखें, 2023 की तरफ भी नजर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे विदा लेने से पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीटीपी ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी है। सरकार से समर्थन वापसी की बीटीपी ने घोषणा कर दी है। शाम तक राज्यपाल को लिखित में पत्र भेज दिया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष को भी लेटर भेज दिया जाएगा। बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष विलाराम घोघरा ने घोषणा कर दी है कि हम कांग्रेस से अपना समर्थन ले रहे हैं। कांग्रेस ने जिला प्रमुख चुनाव में धोखा किया और इसी वजह से हम उनसे अलग हट रहे हैं। बीटीपी को हराने के लिए बीजेपी के साथ कांग्रेस ने गठजोड़ किया, ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई और हम अब कांग्रेस से अपने रास्ते अलग कर रहे हैं। 17 सूत्रीय मांगों में से एक भी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उनके साथ फिलहाल अब हम नहीं रहना चाहते। दीजिए इजाजत, नमस्कार।